अब हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ये मंत्रिमंडल के अधिकार और शक्तियों का चौथा बिंदु हम लोग देखेंगे बजट का निर्माण करना। बजट का निर्माण करना जिसे हम कह सकते हैं वित्तीय कार्य। मंत्रिमंडल का वित्तीय कार्य क्या है, मंत्रिमंडल वित्त संबंधी कार्य क्या करता है। तो अब हम लोग देखेंगे मंत्रिमंडल का वित्तीय अधिकार या वित्तीय कार्य। मंत्रिमंडल का वित्तीय कार्य, यहां वित्तीय कार्य का अर्थ है कि मंत्रिमंडल वित्त संबंधी, पैसे रुपए संबंधी, बजट संबंधी कार्य क्या करता है, हमें इसी पर विचार करना है। मंत्रिमंडल का बजटीय कार्य, तो मंत्रिमंडल क्या करता है कि बजट को संसद के पटल पर रखवाता है। और एक चीज मैं यही स्पष्ट कर दूं आपको, आप सबको याद रहेगा कि जैसे कोई विधि बनने की प्रक्रिया होती है तो उसे पहले राज्यसभा में या लोकसभा में, किसी भी सदन में उसे पहले रखा जा सकता है। सदन में रखने के बाद एक सदन के बाद वह दूसरे सदन में जाता है और दोनों सदनों से अगर पारित हो जाता है तो वह विधि निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। लोकसभा से अगर पारित हुआ तो वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पारित हो गया पहले तो वो लोकसभा में जाएगा। दोनों सदनों में बजट विधि निर्माण की का प्रपोजल या प्रक्रिया, प्रस्ताव किसी भी सदन से आरंभ हो जाता है। अब जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत वह प्रपोजल, वह लेजिस्लेशन एक्ट बन जाता है, वह प्रस्ताव विधि में परिवर्तित हो जाता है। ये विधि निर्माण की प्रक्रिया है। अब विधि निर्माण की जो दूसरी प्रक्रिया है, विधि निर्माण की जो दूसरी प्रक्रिया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है। विधि निर्माण की जो दूसरी प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया, जो बजट साल भर का, बजट एक वर्ष का वित्तीय विवरण होता है। बजट एक वर्ष के लिए विधि होती है। वैसे बजट को एनुअल डॉक्यूमेंट कहा गया है, वित्तीय विवरण कहा गया है, लेकिन बोलचाल में बजट शब्द है। बजट माने एक वर्ष के आय और व्यय का विवरण। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया में जैसा कि मैंने बताया कि एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है, किसी और पुनः, और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधि का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, वो एक्ट बन जाता है। बजट भी एक वर्ष का एक्ट होता है। वन फिनेंशियल ईयर के लिए वह एक्ट होता है। एक बजट एक वर्ष के लिए वित्तीय विधि होती है, लेकिन इस विधि में प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा पहले ही पूरी कर दी जाती है। अर्थात राष्ट्रपति इस विधेयक पर, इस विधि पर पूर्व में ही अनुमति दे देता है। राष्ट्रपति अनुमति दे देता है, अनुमति के उपरांत उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और बजट सदैव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। बजट जो आय और व्यय का विवरण है सदैव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। यह सदैव ध्यान रखने की बात है। और आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि उसे लोकसभा में ही क्यों प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट लोकसभा में इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि वह जनता का, हमारे प्रतिनिधि होते हैं, हमारी सरकार होती है और जनता का प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदन का करे लगातार बिचवा में आके, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदन होता है वह सदन लोकसभा होता है। और यह जो बजट होता है वह जनता का बजट होता है
आय और व्यय का विवरण जनता का होता है और जनता का सीधे प्रतिनिधित्व लोकसभा करता है, इसलिए बजट लोकसभा में किया जाता है। इसी को लोक वित्त कहते ही हैं, लोगों का बजट है और यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा संवैधानिक प्राविधान है। और मैं आपको बार बार बताता हूं और आप सबको याद होगा बहुत अच्छे ढंग से, मैं आशा करता हूं आप सबको यह ज्ञात होगा कि बजट भारत का संविधान विधिवत रूप से ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है, लिया गया है और ब्रिटेन की संसदीय परंपरा को भारत में अपनाया गया है। और ब्रिटेन का संविधान या यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन किस पर बेस्ड ऑन है? ट्रेडिशन, कस्टम एंड कन्वेंशन। इसीलिए यह परंपरा अपनाई गई है कि बजट सदैव लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है और बजट पर जो पूरा अधिकार होता है वो लोकसभा का होता है। लेकिन यह अधिकार किसका है? यह अधिकार मंत्रिमंडल का है कि वह बजट को पारित करता है। पहले मंत्रिमंडल ही बजट को अपने मंत्रिमंडल में बजट का प्रस्ताव रखा जाता है और सर्वसम्मति से उसे पारित कर दिया जाता है, तब उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और आप सबको ज्ञात है कि उस जो सरकार बहुमत में है, जो सरकार अस्तित्व में है, उसे बहुमत प्राप्त है और उसे लोकसभा से बजट पारित कराने में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए उस मंत्रिमंडल द्वारा दिया गया बजट लोकसभा से पारित हो जाता है। लेकिन यह अधिकार किसका है? यह अधिकार मंत्रिमंडल का है कि वह बजट को क्या करता है? पारित करता है। प्रत्येक वर्ष संसद के अब यही जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी में बजट आ जाएगा और सरकार उस बजट को पर निर्णय लेने का काम, वह बजट किस प्रकार का होगा, बजट पर किसका अधिकार होगा, यह सब निश्चित करने का काम मंत्रिमंडल करता है। और कल पिछली क्लास में आपको मंत्रिमंडल के विषय में विस्तृत मैंने चर्चा की थी। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? बजट को पूर्ण रूप से लोकसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व बजट पर संपूर्ण विचारण और बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। बजट को पूर्ण रूप से लोकसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व बजट पर संपूर्ण विचारण करने की, क्या बजट में होना चाहिए, संपूर्ण रूप से विचारण और बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। व्यवहारिक रूप से क्या होता है कि वित्त मंत्री जुलाई महीने से बजट निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ कर देता है और यह बजट जो होता है या वित्तीय कार्य होता है बजट, यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है वित्तीय वर्ष। तो कोई भी सरकार जो बजट से जो खर्चा करती है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च उसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, फिनेंशियल ईयर कहते हैं। उसके लिए सरकार धन की उपलब्धता कराना और ये स्वीकृति मंत्रिमंडल के माध्यम से होता है। तो ये बजट निर्माण की प्रक्रिया होती है और बजट पर पूरा नियंत्रण, बजट पर संपूर्ण नियंत्रण मंत्रिमंडल का होता है। तो आप लोगों ने अपनी कॉपी और पेन रखे होंगे, आप लिख लेंगे कि फिनेंशियल वर्क ऑफ द कैबिनेट बिफोर प्रेजेंटिंग द बजट in its entirety in the Lok Sabha, the work of complete deliberation of the budget and given approval of the budget is done by the cabinet। हिंदी में लिख लें कि मोटे तौर से आपके मस्तिष्क में ये बात जानी चाहिए कि जो देश का रुपए पैसे का और आय और व्यय
सरकार जितना विकास कार्य करती है और विकास कार्य पर जितना खर्च होता है वह बजट से ही लेती है सरकार। सरकार का पूरा पैसा उसी बजट से आता है और इस बजट को निर्मित करने का, इस बजट को स्वीकृत करने का काम, क्योंकि जो वित्त मंत्री बजट बनाता है, वित्त मंत्री भी उसी मंत्रिमंडल का अंग है और इसी मंत्रिमंडल में वह बजट रखा जाता है, वहां से वह स्वीकृत हो जाता है और स्वीकृत होने के बाद उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। फिर लोकसभा से पारित होकर वह राज्यसभा में जाएगा और उस पर पुनः राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्रपति के स्वीकृति से ही बजट संसद के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट को पूर्ण रूप से लोकसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व बजट पर संपूर्ण विचारण, माने संपूर्णता से कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट उस बजट पर उसी मंत्रिमंडल में होती है, पूरा व्यापक विचार विमर्श होता है और बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। यह बजट निर्माण का अधिकार मंत्रिमंडल का होता है। नेक्स्ट, पांचवा के बाद ये छठा होगा, विदेश नीति का निर्धारण और नियंत्रण। विदेश नीति का निर्धारण और नियंत्रण, डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति का निर्धारण और नियंत्रण। विदेश नीति नीतियों की नीति होती है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति होती है। विदेश नीति नीतियों की नीति होती है। विदेश नीति नीतियों की नीति होती है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति होती है। भारत विश्व में अपना स्थान कैसे प्रतिस्थापित करेगा और विश्व के राज्यों से किस प्रकार संबंध रखेगा, इसका निर्धारण विदेश नीति के माध्यम से होता है। भारत विश्व में अपना स्थान कैसे प्रतिस्थापित करेगा और विश्व के राज्यों से किस प्रकार संबंध रखेगा भारत, इसका निर्धारण विदेश नीति से होता है। इसीलिए इसे नीतियों की नीति कहते हैं, इसे सुप्रीम पॉलिसी कहते हैं। फॉरेन पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ पॉलिसीज। इसीलिए कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसीज इज द पॉलिसीज ऑफ द पॉलिसीज। फॉरेन पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द पॉलिसीज। यह नीतियों की नीति होती है। फॉरेन पॉलिसी इज द सुप्रीम पॉलिसी। It is the most important policy. How India will establish its place in the world and how it will maintain a relation with the countries of the world or state of the world is determined through foreign policy. इन सब का निर्धारण भारत सरकार अपने विदेश नीति के माध्यम से करती है। इसलिए विदेश नीति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये आपने लिख लिया होगा, सुन लिया होगा। हिंदी में एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि विदेश नीति नीतियों की नीति होती है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति होती है। भारत विश्व में अपना स्थान कैसे प्रतिस्थापित करेगा और विश्व के राज्यों से किस प्रकार का संबंध रखेगा, इसका निर्धारण विदेश नीति के माध्यम से किया जाता है। मंत्रिमंडल विदेश नीति का निर्माण और निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल विदेश नीति का निर्माण और निर्धारण करता है। द कैबिनेट formulates
and determines the foreign policy। विदेश नीति का निर्धारण, विदेश नीति पर नियंत्रण। अब इसको इस तरह समझें हम कि भारत की परमाणु नीति क्या है। भारत विश्व शांति की कामना करता है, तो विश्व शांति की कामना, विश्व शांति की आकांक्षा, विश्व के राज्यों की संप्रभुता का सम्मान, विश्व का कल्याण करने की कामना, ये सारी आकांक्षाएं विदेश नीति के माध्यम से ही भारत सरकार प्रस्तुत करता है, भारत सरकार प्रस्तुत करती है। इसलिए विदेश नीति बहुत ही निर्धारित होती है। विदेश नीति नीतियों की नीति होती है। विदेश नीति सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति होती है। विदेश नीति के बिना भारत विश्व में अपना स्थान नहीं बना पाएगा। जैसे 1974 और 1998 में भारत ने परमाणु बम का परीक्षण करके दुनिया को ये बताया कि भारत किसी से कमजोर नहीं है और भारत किसी पर आक्रमण नहीं करता है। और अगर थोड़ा सा विचारण करें और भारत के समृद्ध अतीत को देखें, एक बहुत हमारा समृद्ध, बहुत ही व्यापक, बहुत ही सघन और बहुत ही गौरवशाली भारत का इतिहास है। और उस इतिहास से यह हमें प्रमाण मिलता है कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है, भारत दुनिया का एक ऐसा राज्य है अतीत में भी कि भारत ने कभी भी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं किया है। ये हमारी भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता है। और भारतीय विदेश नीति इसीलिए विश्व शांति की स्थापना करता है। और हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी विदेश नीति की इसी प्रकार की परिकल्पना की गई है। नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स में हम वर्ल्ड पीस की, विश्व शांति की कल्पना करते हैं। वह देश है, भारत वह देश है जहां पर यह कल्पना की गई है कि पूरा विश्व ही एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। तो यह विदेश नीति कितनी निर्धारक होती है, विदेश नीति कितनी आवश्यक होती है। विदेश नीति भारत विश्व में अपना किस प्रकार स्थान ग्रहण करेगा, यह विदेश नीति ही निर्धारित करती है। आज हमारी विश्व में एक विशिष्ट पहचान है। भारत वर्तमान में अपनी विदेश नीति, आप तृतीय वर्ष में जाएंगे तो एक पेपर ही पढ़ेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। उसमें आपको ये समझ में आएगा कि विदेश नीति कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं समझता हूं आज ही आप इस विदेश नीति की महत्ता को समझ गए हैं कि विदेश नीति अमेरिका से संबंध कैसे रखेंगे, कोई भी देश किसी राज्य से कैसा संबंध रखेगा, यह विदेश नीति पर निर्भर करता है। दूसरा, कोई भी दुनिया का देश आत्मनिर्भर नहीं है, उसे दूसरे देश पर निर्भर ही होना पड़ता है। भारत में प्रचुर मात्रा में थोरियम है लेकिन यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम के लिए भारत में यूरेनियम की एकमात्र खान झारखंड की जादूकोड़ा की खान है। लेकिन अब हमें यूरेनियम परमाणु एनर्जी लेनी है, एटॉमिक एनर्जी लेनी है, तो हमें अमेरिका से अच्छे संबंध रखने होंगे। और यह संबंध हमारी विदेश नीति पर ही निर्भर करता है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, तो हम पेट्रोलियम विश्व के खाड़ी राज्यों से लेते हैं। तो ये कैसे संभव होगा? हम पेट्रोलियम विदेश से लेंगे तो हमारी विदेश नीति जितनी अच्छी होगी, विदेश नीति यह समझिए कि एक तरफ हम अमेरिका से भी अच्छा संबंध रखते हैं, दूसरे रसिया से भी संबंध अच्छा रखते हैं। हम रसिया से कच्चा बैरल तेल लेते हैं। इस समय रसिया खूब तेल दे रहा है और उधर रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं। तो हमें यूक्रेन से भी संबंध अच्छा रखना है, रसिया से भी संबंध अच्छा रखना है और हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी अच्छा संबंध रखना है। यह एक परिपक्व और बहुत सुदृढ़ विदेश नीति की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी से ही हम ऐसा कर सकते हैं और उसका निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। अब हम चलते हैं मंत्रिमंडल के अन्य कार्य। और मंत्रिमंडल का जो अपना पॉइंट बनाए होंगे, संभवतः ये 7वां पॉइंट होगा
मंत्रिमंडल का अन्य कार्य में से अब नेक्स्ट हम लेते हैं, वह है नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी कार्य, अपॉइंटमेंट रिलेटेड वर्क या अपॉइंटमेंट वर्क। नियुक्ति संबंधी कार्य, आप सबको ज्ञात है कि राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और नियुक्ति संबंधी सारी शक्तियां का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति की इस शक्ति का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जिस प्रकार के का परामर्श राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसी प्रकार के परामर्श के अनुसार महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों का या इन अधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक और ऐसे ही नियुक्तियां, समस्त थल सेनाओं की, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, ये सारी नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। तो भारत के समस्त उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और वह नियुक्ति सर्वप्रथम उन नियुक्तियों की स्वीकृति मंत्रिमंडल के द्वारा दी जाती है, और राष्ट्रपति केवल उस नियुक्ति को अनाउंस कर देता है, उसकी घोषणा कर देता है। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन अधिकारियों को नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन अधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। व्यवहार में संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन अधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। द पावर टू अपॉइंट ऑफिसर्स हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। In practice, the appointment of these officers is done by cabinet. तो राष्ट्रपति जितनी नियुक्तियां करता है, उन नियुक्तियों का वास्तविक अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है, मंत्रिमंडल के पास होता है। केवल राष्ट्रपति उस परामर्श को क्या कर देता है? लागू कर देता है। अन्यथा राष्ट्रपति को उस प्रकार की नियुक्ति करने का वास्तविक अधिकार मंत्रिमंडल के पास ही होता है। माने राष्ट्रपति की शक्तियों के पीछे जो शक्ति है, जो कार्य करने वाला जो रियल एजुकेटिव है, वो कैबिनेट है। तो अब इन नियुक्तियों में कौन कौन नियुक्तियां हैं? भारतीय गणराज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, सेनाओं के अध्यक्ष एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय गणराज्य के राज्यपाल, आप सब जानते हैं कि राज्यों में राज्यपाल होते हैं। भारतीय गणराज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का जो विधि अधिकारी होता है और भारत सरकार के तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में और भारत के किसी भी न्यायालय में बात रखने का अधिकार भारत के महान्यायवादी को होता है। राज्यों में उसे एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता कहते हैं। महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, माने थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, ये सारी नियुक्तियां तीनों सेनाओं के अध्यक्ष एवं चुनाव आयुक्तों की, चुनाव आयुक्त 3 सदस्यीय होता है, इसलिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। द गवर्नर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, the Supreme Court judge, the High Court judge, the Attorney General, the Attorney General, the Auditor General, CAG, CAG, Comptroller and Auditor General, आप CAG अंग्रेजी वाले लिख लें, CAG, 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 कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर COM होता है, जब वित्त का नियंत्रण होता है तो उसे कंप्ट्रोलर कहा जाता है और सामान्य नियंत्रण होता है तो उसे हम कंट्रोलर कहते हैं। तो कैग होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक, हेलो सर, मुझे किसी कारण से जाना पड़ रहा है सर, मुझे थोड़ा सा काम आ गया, मैं क्लास लेफ्ट कर रहा हूँ सर। सर मुझे थोड़ा अच्छा काम आ गया, मुझे लेफ्ट तो करना आप पड़ा। लेफ्ट करिए, हमको बताने की क्या जरूरत है, आप लेफ्ट कर जाइए, आप स्वतंत्र हैं। बीच में करेंगे रिकॉर्डिंग गड़बड़ होगी ना, मैं बार बार बताने के बाद भी आप लोग फिर वही काम करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। फिर आप वही काम कर रहे हैं यार, आप मत ज्वाइन किया करिए ना, आप आराम से लेफ्ट होके चले जाइए, क्यों डिस्टर्ब हमको करते हैं। the auditor general, chief of the 3 armed forces and the election commissioner are appointed by the president in consultation with the cabinet। तो इन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति, ये सारी नियुक्ति संबंधी अधिकार किसके पास होता है, मंत्रिमंडल के पास होता है। अब मंत्रिमंडल का जो अन्य कार्य होता है वो क्या होता है, वास्तव में मंत्रिमंडल
अत्यधिक शक्तिशाली होता है। वास्तव में मंत्रिमंडल बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और राज्य के समस्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर उसका अधिकार होता है। वास्तव में मंत्रिमंडल भारतीय प्रशासन का सर्वोच्च निकाय होता है, बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और भारत राज्य के समस्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर उसका अधिकार होता है। किसका? मंत्रिमंडल का। In fact, the cabinet is very powerful and it has authority over the entire political and administrative system of the Indian state. भारत की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकार इसी मंत्रिमंडल के पास होता है। अब नेक्स्ट और लिखिए, विधि निर्माण संबंधी अधिकार। विधि निर्माण संबंधी अधिकार, पावर्स रिलेटिंग टू लेजिस्लेशन। विधि निर्माण का अधिकार व्यवस्थापिका को होता है, परंतु विधि निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत की जाती है। विधि निर्माण का अधिकार व्यवस्थापिका को होता है, परंतु विधि का प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा निर्मित एवं पारित किया जाता है, तब उसे व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किया जाता है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण की प्रक्रिया का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। विधि निर्माण का अधिकार व्यवस्थापिका को होता है, परंतु विधि का प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा निर्मित एवं पारित किया जाता है, तब उसे व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किया जाता है। अतः अप्रत्यक्ष रीति रूप से विधि निर्माण की प्रक्रिया का संचालन मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। आप लोग भाई थोड़ा सा वीडियो अपने ऑन करिए, ऑडियो म्यूट रखिए। केवल हम एक तरफा संवाद करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए, विधि निर्माण का अधिकार किसके पास होता है? विधि निर्माण व्यवस्थापिका करती है। व्यवस्थापिका में ही विधि निर्माण का प्रस्ताव आता है। विधि निर्माण एक सदन पारित करके दूसरे सदन को भेजता है। लोकसभा से पारित होगा तो राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा से पारित होगा तो कहां आएगा? लोकसभा में आएगा। ये सारा काम व्यवस्थापिका ही करेगी। लेकिन विधि निर्माण का प्रस्ताव, प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन, उस एक्ट बनाने का प्रपोजल मंत्रिमंडल का ही मंत्री सदन में रखता है। वह कितने वर्ष की उस एक्ट में सजा होगी, वह किस प्रकार का प्राविधान होगा उस मंत्रिमंडल में, यह सारा कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से इस विधि निर्माण की पूरी प्रक्रिया का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया में भी मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण हाथ होता है। पावर्स रिलेटेड टू लॉ मेकिंग, द लेजिस्लेचर हैज राइट टू मेक लॉ, बट द proposal for the law is prepared and passed by the cabinet, and then it is
presented the legislature. Therefore, indirectly, the process of law making is conducted by the cabinet. तो आप अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि इस मंत्रिमंडल आप अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो विधि निर्माण की प्रक्रिया भले ही विधायिका व्यवस्थापिका का कार्य है, लेजिस्लेचर का कार्य है, लेकिन उसमें भी मंत्रिमंडल निर्णायक है और यह समस्त कार्यों का करता है। समस्त कार्यों का संचालन इसी मंत्रिमंडल के द्वारा होता है। तो मंत्रिमंडल बहुत निर्णायक होता है। मैंने बार बार कहा है कि मंत्रिमंडल सर्वोच्च निकाय है प्रशासन का। मंत्रिमंडल प्रशासन का सर्वोच्च निकाय है। द कैबिनेट इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मंत्रिमंडल के हमने महत्वपूर्ण विधि निर्माण का कार्य हम देख लिया, प्रशासन संबंधी कार्य देख लिया, और यहां तक कि कुछ न्यायिक कार्य भी वो करता है। जैसे आप सबको मालूम है कि राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार है। किसी व्यक्ति को जिसे फांसी की सजा हो गई है, उसे फांसी की सजा को कम करना, आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देना, या किसी की फांसी की सजा को, मृत्युदंड की सजा को समाप्त करना, यह कार्य भी राष्ट्रपति का है। लेकिन आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति बिना परामर्श के कोई कार्य नहीं करता है, उसमें भी मंत्रिमंडल निर्णायक होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल सर्वोच्च निकाय है। मंत्रिमंडल सर्वोच्च निकाय है, वह प्रशासन का सबसे बड़ा निकाय है, सुप्रीम बॉडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है। इसलिए सभी महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, तो एक और लिख लीजिए, न्यायिक कार्य। कुछ न्यायिक कार्य भी मंत्रिमंडल द्वारा किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति को मृत्युदंड को क्षमा करने या मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का अधिकार है, परंतु वास्तव में इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। कुछ न्यायिक कार्य भी मंत्रिमंडल द्वारा किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति को मृत्युदंड को क्षमा करने या मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का अधिकार है, परंतु वास्तव में इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। Judicial functions. Some judicial functions are also performed by the cabinet, like the president has the right to pardon a death sentence or to convert a death sentence into life imprisonment, but his reality this power is exercised by the cabinet only. एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं। Some judicial functions are also performed by the cabinet, like the president has the right to pardon
a death sentence or to convert a death sentence into life imprisonment, but in reality this power is exercised by the cabinet only। तो आपने तीनों शक्तियां देख ली कैबिनेट की। कैबिनेट कार्यपालिका ही है, वह कार्यपालिका संबंधी अपना मौलिक उसका कार्यपालिका संबंधी उसका कार्य नेचुरल कार्य है। मंत्रिमंडल को एजुकेटिव कहा जाता है, एजुकेटिव अथॉरिटी है, और कार्यपालिका संबंधी समस्त कार्य, कार्यपालिका संबंधी समस्त कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो वो कार्य तो करता ही है। और आप सबको ज्ञात है, सभी को ज्ञात है कि शासन के 3 अंग हैं, 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एजुकेटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। लेकिन यहां पर आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो करता ही करता कैबिनेट, वो उसका फंडामेंटल वर्क है, वह उसका प्राइमा फेसाई वर्क है, उसकी उस कार्यपालिका मंत्रिमंडल का प्रधान है, रियल एजुकेटिव है, वह उसका प्राथमिक कार्य या प्रथम कार्य है, वो तो उसे करना ही करना है। इसी के साथ वह मंत्रिमंडल न्यायिक कार्य और व्यवस्थापिका का कार्य अर्थात विधि निर्माण की प्रक्रिया में भी गहरे रूप से जुड़ा होता है। और आपको मैं एक बात याद दिलाऊं, ऐसा इसलिए होता है, आप सब जानते हैं, इसलिए होता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में क्लोज रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एजुकेटिव। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध होता है। क्यों? क्योंकि यह संसदीय शासन व्यवस्था है। इसमें सरकार कहां बनती है? संसद में ही बनती है। संसद के निम्न सदन, और भारत में निम्न सदन है जो सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित सदन है, वह सदन कौन है? लोकसभा। इसी लोकसभा में सरकार का निर्माण होता है। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का जो संबंध है, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का संबंध परस्पर व्यापी है। In parliamentary system of government, in parliamentary system of government, the relationship between the executive and the legislature is overlapping। दोनों का संबंध एक दूसरे पर चढ़े हुए, परस्पर व्यापी हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। इनका संबंध इंटरडिपेंडेंट है। तो यह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का संबंध होने के कारण यहां कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल कुछ न्यायिक कार्य भी संपन्न कर लेती है, और विधि निर्माण की प्रक्रिया से तो वह गहरे रूप से जुड़ा होता है। तो ये हमने मंत्रिमंडल के अधिकार और शक्तियों के विषय में ये इतनी बातें जान ली। लेकिन फिर हम इसके निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, कैसे हम एग्जामिनर को प्रभावित करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसके निष्कर्ष के रूप में? मंत्रिमंडल शासन का सर्वोच्च निकाय है। द कैबिनेट इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द गवर्नेंस। द कैबिनेट इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द गवर्नेंस। मंत्रिमंडल शासन का सर्वोच्च निकाय है। निकाय माने संगठन, अंग। मंत्रिमंडल नीति निर्माण और निर्णय निर्माण का कार्य करता है, जिसे हम प्रशासन कहते हैं, जिसे प्रशासन कहा जाता है। इस तरह लिख लीजिए, जिसको प्रशासन कहते हैं, जिसको प्रशासन कहते हैं।
मंत्रिमंडल नीति निर्माण और निर्णय निर्माण का कार्य करता है। द कैबिनेट डज द वर्क ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग विच इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। इसीलिए जॉन मेरियट का मानना है कि मंत्रिमंडल प्रशासन की धुरी है। इसीलिए जॉन मेरियट का मानना है कि मंत्रिमंडल प्रशासन की धुरी है, माने बैकबोन है। बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज कैबिनेट। दैट इज वाई जॉन मेरियट believes that the cabinet is the backbone of the administration। या John Marriott believes that the cabinet is the pivot of administration। इसी प्रकार रेमजे मेयर का मानना है कि रेमजे मेयर का मानना है कि मंत्रिमंडल प्रशासन का संचालक यंत्र है। इसी प्रकार रेमजे मेयर का मानना है कि मंत्रिमंडल प्रशासन का संचालक यंत्र है। Similarly, Ramsay Meyer believes that the cabinet is the operating machine of the administration। तो ये मंत्रिमंडल की अधिकार एवं शक्तियां हो गई। ए बुची आता नहीं है, बंद कर, तब आवाज तेज आवता है। आर्या है, बंद करो, तेज तेज बतियावता। और घींच दा, अरे और घींच दे रे बुचिया। तो ये हम लोगों ने जाना कि मंत्रिमंडल के अधिकार एवं शक्तियां क्या क्या हैं। यह प्रश्न हम लोगों ने पूरा कर लिया और इस प्रश्न को आप तैयार करिएगा, इस पर पूरा क्वेश्चन आएगा। तो ये आपने जान लिया कि मंत्रिमंडल का क्या अधिकार है, क्या शक्तियां हैं। ये प्रश्न हमारा आज का ये पूरा हो गया। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। तो कल कॉलेज खुल जाएगा, कल हमारा टर्न रही रहेगा। आप लोग अंकित पाठक सर से आप लोग सुने पढ़ेंगे और मैं